हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज फाइनली साल की वो वीडियो आ चुकी है जहां पर हम AEW के साथ साथ न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग का रेसल किंगडम 18 पे पे हो चुका है खत्म। जो पेपरू सच में काफी जबरदस्त पेपरू था और इस शो पर काफी सारी चीजें थी, पर हम इस शो के सिर्फ मेन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि AEW स्टार्स ने शो पर जाकर क्या किया, किस तरीके से न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर डॉल्फ जिगलर का डेब्यू हो चुका है और ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस काजुशिका ओकाडा 2 मैच का रिजल्ट क्या रहा। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डायनामाइट शो की और शुरुआत करते हैं डायनामाइट शो के व्यूअरशिप से। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि ये डायनामाइट शो साल का सबसे पहला डायनामाइट शो था, जहां पर हमें शो पर काफी सारे नए स्टार्स अपीयर होते हुए दिखाई दिए थे, जिससे शो देखने के लिए तो मजा आया। लेकिन जहां तक बात है शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 5% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए शो को व्यूअरशिप मिली थी 843 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के शो को व्यूअरशिप आई है 801 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइज मेरे हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि शो पर ना कोई बड़ा स्टार था और ना कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट, इसलिए मेरे हिसाब से व्यूअरशिप अच्छी खासी है। और वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी व्यूअरशिप 9% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक रेटिंग्स आई थी 0.31, तो वहीं पर इस वीक रेटिंग्स आई है 0.26। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब AEW जब फुल पावर के साथ वापस आती है तो रेटिंग्स के अंदर कितना जंप होता है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि नंबर्स पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी के साथ डियाना पेराज़ो की स्टेटस क्या है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि फॉर्मर इंपैक्ट रेसलिंग विमेंस चैंपियन यानी कि डियाना पेराज़ो ने AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न कर लिया है। और वहां पर बात करते हुए डियाना पेराज़ो ने ऑफिशियली रिवील किया था कि वो ऑल एलीट हो चुकी है। लेकिन गाइस इसके बाद AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने भी अपने तरफ से कंफर्म करते हुए ग्राफिक शेयर किया, जहां पर टोनी खान ने लिखा कि डियाना पेराज़ो भी ऑल एलीट हो चुकी है, यानी कि डियाना पेराज़ो ने AEW कंपनी के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। पर गाइस फिर एक बार हमें डियाना पेराज़ो के कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स कुछ नहीं पता कि डियाना पेराज़ो का कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है और डियाना पेराज़ो हमें कितनी देर तक AEW कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाली है और उन्हें इस डील के अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं। पर मेरी स्पेकुलेशन के हिसाब से फिर एक बार डियाना पेराज़ो का कॉन्ट्रैक्ट शायद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि AEW के हर एक रेसलर का नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट उतना ही लंबा होता है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आने वाले 3 सालों के अंदर डियाना पेराज़ो AEW कंपनी के अंदर क्या क्या कर पाती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि डायनामाइट शो ऑफ है जाने के बाद क्या हुआ। क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल पर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि गार्सिया और स्वर्स स्ट्रिकलैंड के मैच के बाद हैंगमैन पेज और स्वर्स स्ट्रिकलैंड के ब्रॉल के साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया था। पर गाइस शो ऑफ एयर जाने के बाद भी यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई है, क्योंकि माना कि गार्सिया यहाँ पर अपना मैच हार गए थे और निराश होकर बैकस्टेज जा रहे थे। पर यहीं पर टोनी खान आए और गार्सिया को रोककर फैंस के सामने गार्सिया को लेकर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि गार्सिया सच में काफी टैलेंटेड पर्सन है और आने वाला साल गार्सिया के लिए सबसे बड़ा साल होने वाला है। ये टोनी खान का फैंस को गार्सिया की तरफ से प्रॉमिस है, जो बातें यहाँ पर टोनी खान ने कही। और गाइस टोनी खान की स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि आने वाला साल प्रोबेबली गार्सिया के लिए काफी बड़ा साल होने वाला है और हमें आने वाले साल के अंदर गार्सिया ब्रेकआउट स्टार बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इसकी शुरुआत कब से होती है और गार्सिया सबसे पहली मेजर फ्यूड कौन सी जीतते हैं। पर ये बात तो कंफर्म है कि आने वाला साल उनके लिए काफी बड़ा साल होने वाला है, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यू जापान प्रो रेसलिंग की और जानते हैं कि हाल ही में हुए न्यू जापान प्रो रेसलिंग के रेसल किंगडम 18 पे पर पर क्या क्या हुआ। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि पे पर काफी लंबा था और आप में से कई सारे लोग प्रोबेबली न्यू जापान प्रो रेसलिंग को वीक टू वीक बेसिस पर फॉलो भी नहीं करते, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरे शो पर क्या हुआ ये आपको बताना सिर्फ टाइम वेस्ट करना होगा, क्योंकि आप में से कई सारे लोग इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं होंगे। इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ मेन स्पॉट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर सबसे पहली चीज तो न्यू जापान प्रो रेसलिंग पर यह हुई कि हमें इस रेसल किंगडम 18 पर IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप रिटायर कर जो नई चैंपियनशिप आई थी जो कि थी IWGP ग्लोबल चैंपियनशिप, तो इस चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिला। और अगर आपको कुछ नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप अब ग्लोबल चैंपियनशिप के अंदर रिब्रांड हो चुकी है। और इसी चैंपियनशिप के लिए यहाँ पर डेविड फिनली, जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट मैच था, जो मैच सच में एक काफी जबरदस्त मैच रहा, जिस मैच के अंदर भी हमें काफी इनक्रेडिबल मूव्स देखने को मिले। और मुझे लग रहा था कि मैं प्रोबेबली यहाँ पर जॉन मॉक्सली मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर गाइस सरप्राइजिंगली डेविड फिनले ने यहाँ पर मैच जीत लिया है और वो बन चुके हैं नए IWGP ग्लोबल चैंपियन। जो देखा जाए तो शो पर एक काफी सरप्राइजिंग एलिमेंट था
पर इसी मैच के पहले हमने एक शॉकिंग चीज देखी थी कि डॉल्फ जिगलर और रायन नेमथ यानी कि उनके भाई जब IWG पे टैग टीम चैंपियनशिप मैच शुरू था तब यहाँ पर मैच देखने के लिए रिंग साइड पर आकर बैठे थे और देख कर लग रहा था कि मैं प्रोबेबली डॉल्फ जिगलर यानी कि निक नेमथ और रायन नेमथ यानी कि उनके भाई NJPW टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये टैग टीम चैंपियनशिप मैच के दौरान एज ए टैग टीम आए थे। पर डेविड फिनली के मैच जीतने के बाद जब डेविड फिनली अरेना छोड़कर जा रहे थे तब वो डॉल्फ जिगलर के सामने गए और यहाँ पर डेविड फिनली ने डॉल्फ जिगलर को भली बुरी बातें कही, जो देखकर डॉल्फ जिगलर और डेविड फिनली इनके बीच में थोड़ी फार हाथापाई भी हुई, लेकिन लोगों ने यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट कर लिया। लेकिन इसके बाद जब डेविड फिनली बैकस्टेज में मीडिया पर इंटरव्यू कर रहे थे तब डॉल्फ जिगलर ने यहाँ पर आकर डेविड फिनली पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर डेविड फिनली तो यहाँ से भाग गए। पर यहीं पर चैंपियनशिप उठाकर डॉल्फ जिगलर ने बात करते हुए कहा कि माना कि चैंपियनशिप नई चैंपियनशिप है पर ये चैंपियनशिप उतनी प्रेस्टिजियस है जितनी कि IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप थी, और जिगलर को लगता है कि डेविड फिनली को इस चीज के बारे में जरा भी नहीं पता कि चैंपियनशिप को किस तरीके से कैरी करते हैं, और उन्हें ये बात समझाने के लिए डॉल्फ जिगलर भी IWGP ग्लोबल चैंपियन बन सकते हैं और इस चैंपियनशिप को अपनी प्रेस्टीज दिखा सकते हैं, जो बातें डॉल्फ जिगलर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही और जिगलर यहाँ चले गए। पर इसके बाद हमने ये भी देखा कि जब डॉल्फ जिगलर अरेना छोड़कर जा रहे थे तब उनका एक इंटरव्यू लिया गया और यहाँ पर बात करते हुए डॉल्फ जिगलर ने सबसे पहले सबको सॉरी कहा, क्योंकि डॉल्फ जिगलर का कहना था कि वो यहाँ पर शो पर एज ए फैन आए थे, पर आखिरकार वो भी एक रेसलर है और अगर डेविड फिनली जैसे रेसलर ने डॉल्फ जिगलर पर अटैक किया और ये चीजें डॉल्फ जिगलर बैठकर नहीं देख सकते थे और किसी ना किसी को तो फाइट बैक करना ही था, इसलिए डॉल्फ जिगलर ने फाइट बैक किया और डॉल्फ जिगलर को लगता है कि यहाँ पर डॉल्फ जिगलर ने लाइन क्रॉस कर दी है और उन्हें नहीं पता कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर चीजें किस तरीके से होती है। पर अगर यहाँ पर डॉल्फ जिगलर ने किसी को भी हर्ट किया है तो डॉल्फ जिगलर को उनका सॉरी ये कहकर डॉल्फ जिगलर यहाँ चले गए, जिससे तो हमें अब तक कुछ नहीं पता कि डॉल्फ जिगलर की न्यू जापान प्रो रेसलिंग पर अपीयरेंस एक वन टाइम थिंग थी या फिर हमें आगे भी डॉल्फ जिगलर NJPW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है कि डॉल्फ जिगलर अब NJPW के अंदर भी जा चुके हैं। पर मैं देखकर काफी खुश था कि डॉल्फ जिगलर जो कि पिछले कई सालों से WWE के अंदर काम कर रहे थे वो अब WWE के बाहर अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो देखने के लिए मजा आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कुछ देर पहले कोडी रोड्स ने किया था। और मैं डॉल्फ जिगलर की जर्नी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन इसके साथ ही हमें रेसल किंगडम पेपर पर ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस काजुशिका ओकाडा ये सेकंड राउंड मैच भी देखने को मिला, जिस मैच का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रायन यहाँ पर ओकाडा का आर्म ब्रेक करने के लिए आए हैं, क्योंकि इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन दोनों ने इसी के बारे में बात की थी। और गाइस ये मैच भी फुल ऑन बैंगर मैच रहा है, जहाँ पर ब्रायन बार बार ओकाडा के हाथों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन ओकाडा किसी तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे। और ये पूरा का पूरा मैच आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको खुद से पता चल जाएगा कि मैच कितना शानदार मैच था। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में हमें ब्रायन की तरफ से यस चैंट्स भी देखने को मिले, लेकिन आखिरकार ओकाडा ने ब्रायन पर अपना फिनिशर रेन मेकर लगा दिया और ब्रायन को पिन कर ओकाडा ने ये मैच जीत लिया है, जिससे कि यहाँ पर स्कोर 1-1 हो चुका है। यानी कि ब्रायन और ओकाडा के इन दो मैचेस के अंदर दोनों ने ही एक एक मैच जीता। पर इसके बाद भी यहाँ पर इन दोनों रेसलर्स ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाई, जो सच में काफी बढ़िया चीज और एक काफी बढ़िया सेगमेंट था, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?